लोग कल साना साना हाथ जोड़ पाठ पढ़ रहे हैं, कृतिका से है। तो आइए जो कल पढ़े हैं उसमें से आगे पढ़ते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे। हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। यानी बाजार भी अब आगे नहीं मिलने वाला था। लोगों की संख्या कम होती गई, गांव की बस्तियां कम होती गई। अब पर दृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी आंखों से अब दिखाई नहीं दे रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। यानी कहने का तात्पर्य था यह ऊंचाई पर चली गई थी। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थाटनियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित। हिमालय यानी अब हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं, अब वह धीरे धीरे समाप्त होकर यानी विराट हिमालय के अब दर्शन होने वाले थे। जो हिमालय पल पल परिवर्तित, हर समय हिमालय परिवर्तित दिखाई देने लगा। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जिलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्काने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था कि जैसे हम किसी सघन हरियाली में, घने हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता जिसकी कोई सीमा न हो, असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र यह मौसम हसी। यानी सारे जो सैलानी थे वो प्रसन्न हो चुके थे, पर मैं मौन थी। पर यह जो लेखिका हैं मधु कांकरिया, यह चुप थी। वह किसी ऋषि की तरह शांत थी। यानी कुछ भी वो नहीं बोल रही थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी सर काढ़ कर निकाल मैं कभी आसमान के छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। यह इन परिदृश्यों को देख रही थी। सिल्लीगुड़ी से हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर था। यानी यहाँ उसका सौंदर्य चरमोत्कर्ष पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों की पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी और खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, यानी व्यस्त थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठी झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। जैसे झरना जो पानी गिर रहा है उसकी जो आवाज़ें आ रही हैं, यह अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुनने लगी।
थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। काव्यमय हो उठा, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, यानी सत्य को और सुंदरता को छूने लगा। जीवन की अनंतता जिसका कोई अंत न है, अंत न हो का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षण में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे स्वयं ही देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मम धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी उठी मैं, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय हो गया, ऐसा दिखाई देने लगा। आज बस इतना ही, आगे अब इसमें कल पढ़ाया जाएगा।